Hello everyone, I welcome you all to An Academy CA Foundation YouTube चैनल। सो दोस्तों हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारे इस YouTube चैनल पे। एंड आज है दोस्तों आखिरी लेक्चर हमारे इस चैप्टर नंबर 1 का। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड जो है आज लास्ट लेक्चर है। अगर आपने चैप्टर में पहले नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप इन सेशंस को देख रहे होंगे अभी तक। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें एकदम जबरदस्त वे में समझ में आ रही होगी। सो दोस्तों आइए इस चैप्टर 1 के आखिरी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट। एंड दोस्तों मैं आप सबको पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। एंड जो है सीए इंटर लेवल पे भी मैं आप सबको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो अगर आपको मुझसे फाउंडेशन में पढ़ के मजा आता है तो आप इंटर में भी मुझसे बाद में पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी बाहुबली टीम जो आपको अन अकेडमी में सीए फाउंडेशन लेवल पे आप सबको पढ़ाते हैं। एंड आप जब अन अकेडमी से जुड़ जाते हैं तो अन अकेडमी पे आपको दो प्लेटफॉर्म्स पे क्लासेस मिलती हैं। एक होता है हमारा यूट्यूब चैनल एंड दूसरा होता है हमारा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप। आपको दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस मिलती है, जैसे कि हमारा अन अकेडमी सीए फाउंडेशन चैनल है एंड अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो कि आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आसानी से बेटा इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पे आपको आपका गोल सिलेक्ट करना पड़ता है सीए फाउंडेशन। एंड देन बेटा आप हमारे इस अन अकेडमी ऐप पे भी दो तरह की क्लासेस देख सकते हैं। एक होता है स्पेशल क्लासेस एंड एक होती है हमारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लासेस। स्पेशल क्लासेस भी एकदम फ्री होती है। 3 जनवरी से हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करेंगे मई एंड जून 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आप दोस्तों हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड मैनर में पढ़ाना चाहते हैं सो भाई साहब आप अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लक्ष्य 2.0 बैच आप ये ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये एक कंप्लीट बैच है। इसमें अगर आपने फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है फिर भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 22 दिसंबर से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं। आप इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करें, आप अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में सेम क्लासेस मिलती है, लेकिन प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं एंड आइकॉनिक में आपको पीडीएफ नोट्स लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रिंटेड बुक्स, पर्सनल कोच जो आपको हेल्प करेगा पढ़ाई करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड स्टडी प्लानर जैसे एडिशनल फीचर्स आइकॉनिक वाले बच्चों को मिलते हैं। तो अगर आप एमबी सर कोड को यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाता है, चाहे आप प्लस का ले या आइकॉनिक का। बट सबसे बेस्ट होता है बेटा आपका कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। फाउंडेशन के बाद वैसे भी इंटर की क्लास तो लगानी ही है। अगर आप 2 साल का कॉम्बो ले लेते हैं जिसमें आपको फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस मिल जाती है तो अन अकेडमी में 2 साल तक फाउंडेशन एंड इंटर की जितनी भी बैचेस होगी आप सब देख सकते हैं। तो पहले 6 मंथ्स आप फाउंडेशन की बैचेस देखें, फाउंडेशन पास हो जाइए, देन आपके पास 1.5 ईयर्स और बचते हैं। आपके पास और 18 मंथ्स बचते हैं जिसमें आप सीए इंटर की पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बेटा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। अगेन इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की। एमवी सर कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे प्लस का कॉम्बो है वैसे आइकॉनिक का भी कॉम्बो होता है। सो आइए दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। सो देखेंगे बेटा जल्दी से, यस सो देखेंगे बेटा जल्दी से बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का पॉइंट हम देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ओके सो हमने बोला था कि 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन करने के लिए जो जो आपको फैक्टर्स लगते हैं, जो जो रिसोर्सेज लगते हैं, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने नाम से खरीद सकते हैं। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने नाम से खरीद सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर सकता है अपने मन से एंड प्राइवेट सेक्टर जब बिजनेस करता है तो उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है, एकमात्र मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपका सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सारी चीजें करता है। गवर्नमेंट के ही हाथ में पूरा पावर होता है सारे रिसोर्सेज का। कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के हाथ में उसका पावर होता है कि उनको जिस तरह से यूज करना है उस तरह से यूज करेंगे।
एंड गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करता है कि हम सारी चीजें लोगों के वेलफेयर के लिए करें, लोगों के अच्छाई के लिए करें। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट का मिक्सचर होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी बिजनेस कर सकता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीजें आपको बताई थी। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट। अब आगे देखेंगे जल्दी से। हमने बोला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, या इसे लेजेस फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो है आपके गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है वो प्राइसेस डिटरमिन होती है बेटा मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। मतलब मार्केट में जिस पॉइंट पे आपका डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पे जो प्राइस आएंगी उस प्राइस को सेट किया जाता है। लेकिन आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में होते हैं बेटा एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होनी चाहिए चीजों की, इसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस होती है सोशलिस्ट में, राइट। तो आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, फ्री मार्केट के हिसाब से आपकी प्राइस डिटरमिन होते हैं, इसलिए उसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट कुछ भी प्लानिंग करके नहीं देता, गवर्नमेंट सारी चीजें मार्केट पे छोड़ देता है, इसको बोलते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी। गवर्नमेंट खुद कुछ प्लानिंग नहीं करता, सारी चीजें मार्केट पे छोड़ देता है। मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे कौन से गुड्स बनने चाहिए, क्या प्राइस सेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाता, राइट। याद आ रही है बातें। नेक्स्ट, तो मैंने फिर बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या बताइए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पहला था राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपने नाम से प्रोडक्टिव फैक्टर्स खरीद सकते हैं एंड बिजनेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आपको जिस भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आपको जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है आपके पास ऑप्शन है, आप आपके हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको कंज्यूम करने हैं, जो भी काम करना है, जो भी प्रोडक्शन करना है, आपके पास पूरा फ्रीडम है, गवर्नमेंट कोई टांग नहीं अड़ाती इन सब चीजों में। नेक्स्ट बात आती है बेटा कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ये चीजें कल हो गई है, इससे थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कस्टमर इज द किंग, है ना, या कंज्यूमर इज द किंग। मतलब क्या है कि कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको कौन से गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, राइट। तो कंज्यूमर अगर बोलेगा कि मुझे कार चाहिए, तो सारे प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, कार बनाने के पीछे भागेंगे, क्योंकि लोगों को कार की डिमांड है। तो जिस चीज की डिमांड होगी उसके लिए ही कंज्यूमर पैसा देगा, और सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पैसा ही कमाना है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है। तो बायर्स ही अपने डिमांड से बताते हैं कि हमको कौन सी चीजें चाहिए, और वही चीजें फाइनली जाके प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पर ये कंज्यूमर सॉवरेनिटी सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होता, वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनने चाहिए, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात आती है बेटा, क्या बताइए फास्ट। नेक्स्ट बात आती है कंपटीशन। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, तो सब चाहेंगे कि मुझसे गुड सर्विसेज खरीदने चाहिए, लोगों को मेरे गुड सर्विसेज बिकने चाहिए। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, एंड इसीलिए सब लोग ट्राई करते हैं कि मैं रिसोर्सेज को एकदम एफिशिएंटली यूज करूंगा, कम से कम खर्चे में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं, इन चीजों पे फोकस किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात आती है बेटा एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। यहां पे आपकी गवर्नमेंट कुछ भी सेंट्रल प्लानिंग नहीं करती, रिसोर्सेस को किस तरह से यूज करना चाहिए ये कुछ भी प्लानिंग नहीं करती गवर्नमेंट, सारी चीजें मार्केट पे छोड़ दी है, सारी चीजें प्राइस मैकेनिज्म पे छोड़ देते हैं, इसलिए बोलते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी। एंड यहाँ पे सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए प्रोडक्शन करते हैं, सब चाहते कि मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, राइट। एंड फाइनली पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, सब लोग प्रोडक्शन क्यों करते हैं, अपने खुद के प्रॉफिट ज्यादा कमाने के। तो डिजायर फॉर प्रॉफिट इंड्यूसेस एंटरप्रेन्योर्स टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन सो एज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। क्या कल की बातें याद आ रही, बताइए फास्ट। क्या कल की बातें याद आ रही है, हमने ये सारी चीजें कल डिस्कस की थी। अब डॉट 6:15 बज चुके हैं, हमारा रेगुलर टाइम आ चुका है, तो चलिए अब मैं नया पॉइंट स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलिए तो अब मैं बेटा नया पॉइंट स्टार्ट करता हूं आज के दिन का, चलिए देखेंगे अभी तक।
ओके, तो प्रॉफिट मोटिव हमारा हो गया, उसका आइए इधर जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे बेटा मेरिट्स मतलब क्या, एडवांटेजेस है ना, उसकी अच्छाइयाँ, किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अच्छाइयाँ क्या है। तो सबसे पहली बात होती है क्या, बताइए, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी क्या है बताओ, ये एक क्या है बताओ फास्ट, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी है ना, अपने आप मार्केट के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड हो रही है। तो इट वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, गवर्नमेंट को अलग से प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अच्छी बात है ना, बैठे बैठे सारा काम हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, बैठे बैठे प्राइसेस डिसाइड हो रही है ना। रिया जी बेटा आज ही 6 बजे आए हो, वैसे 6:15 को आता हो, ठीक है। नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट्स इन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। ग्रेटर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि सब लोग चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्शन कर लूं तो मेरा प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता है, उसे बोलते हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन करना। कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, एफिशिएंट प्रोडक्शन करना। तो सब चाहते हैं कि अगर मैंने ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन किया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है ना। और यहां पे आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो देयर इज इंसेंटिव टू वर्क, काम करोगे तो प्रॉफिट और ज्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट, चूंकि यहां पे नेक्स्ट चूंकि यहां पे बेटा, चूंकि यहां पे सारे के सारे आपके लोग क्या करते हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं जो इकोनॉमिकली फीजिबल हो। मतलब क्या, ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसमें प्रॉफिट मिलता हो। वेलफेयर के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता यहाँ पे कि लोगों का क्या है, हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, सब लोग अपने प्रॉफिट की सोचते हैं। तो जब पैसा ऐसी जगह पे ही अगर इन्वेस्ट होगा जहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो एज अ होल कंट्री जो होती है, पूरी कंट्री वो ज्यादा पैसा कमाती है। और यहाँ पे जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना फास्टर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो यार देयर इज फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऐसी चीजों में ही पैसा डालते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल सके। समझ रहे बात को। नेक्स्ट, हम्म समझो बात को। नेक्स्ट बात आती है बेटा क्या, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसका क्या मतलब है बताइए। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये है कि फिर से वही बात आती है बेटा कॉस्ट की। हम रिसोर्सेस को एकदम ऑप्टिमली यूज करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा यूज कर लिया रिसोर्सेस को तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। हम चाहते हैं प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए, तो हमको एकदम सही तरीके से रिसोर्सेस को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड। ये तो कब से वही पढ़ रहे हैं, वही तो चीजें हैं। एफिशिएंट प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। हर एक प्रोड्यूसर ट्राई करता है कि कैसे मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूं, कैसे मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सकता हूं, ये सारी बातें। नेक्स्ट, इट ऑफर्स इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड दैट इंप्लीमेंटेशन। अगर आप एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे, अगर आप ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करेंगे कि जिसको आपने कम से कम खर्चे में अच्छे से प्रोड्यूस कर लिया, तो लोग आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आप कॉस्ट कम रखोगे तो आप सामने वाले से प्राइस भी कम चार्ज कर पाओगे। तो क्या होगा इसकी वजह से बताइए, तो क्या होगा इसकी वजह से बताइए फास्ट, कि लोग आपसे ही गुड ज्यादा खरीदेंगे, आपसे सर्विसेज ज्यादा खरीदेंगे। यस और नो बताइए। यस। तो अगर आप एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्या लिखा है, इट ऑफर्स इंसेंटिव्स, मतलब कि आप अगर काम करोगे, आप अगर काम करोगे तो क्या होगा बताइए, आप ज्यादा सेल कर पाओगे, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे अगर आप एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे तो। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज अ कंपटीशन फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। क्या होता है, इतने सारे सेलर्स हैं यहाँ पे, सब प्राइवेट सेलर्स चाहते हैं कि मेरा गुड्स बिकने चाहिए, मेरे सर्विसेज बिकने चाहिए। तो सब लोग इतने जबरदस्त कंपटीशन में होते हैं, सब लोग चाहते हैं कि देखो अगर मैंने अच्छी से अच्छी क्वालिटी चीजें कम से कम खर्चे में बना लिया ना
तो लोग जो है मेरे पास ही आएंगे खरीदने। तो हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं अच्छे क्वालिटी के गुड्स बेचूं और रीजनेबल प्राइसेस पे उन चीजों को बेचूं। तो किसको मजा आएगा इस चीज में? कंज्यूमर को मजा आएगा। कंज्यूमर को ही बेनिफिट होगा ना कि उसको अच्छी चीजें, गुड क्वालिटी चीजें कम प्राइसेस में मिल जाती है। यस और नो? सो दैट इज व्हाई हियर देयर इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड दिस आल्सो रिजल्ट्स इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है ऐसे इकोनॉमीज में। ठीक है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो लोगों को बहुत काम आ रहा है एंड आपने कम से कम कॉस्ट रखा है, उसका प्राइस रखा है, तो लोग आपसे जरूर खरीदेंगे प्रोडक्ट। अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजें यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपका ही कॉस्ट गिरेगा एंड कॉस्ट गिरेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लोग क्या होता है, कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव। अब आप इस बात को समझो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट टांग अड़ाता ही नहीं है। तुमने इनोवेशन किया, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तो लोग तुमसे खरीदने आएंगे ही, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, तुम कितना भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशन करो, गवर्नमेंट तुमको अलाउ ही नहीं करता बिजनेस करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। सब चीजें गवर्नमेंट को ही करनी है। मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में इनोवेशन का, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का कोई इंसेंटिव नहीं होता। ये फील आ रहा है? ये फील आ रहा है? बताइए फास्ट जल्दी से। इंसेंटिव मतलब क्या? हमने कुछ काम किया, उसके बदले हमको कुछ मिला। तो अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनोवेशन करोगे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करोगे, तो आपको प्रॉफिट के रूप में पैसा मिलेगा। लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। ये बात को समझो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, यस, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, आप अगर एक बार चेक करोगे ना, आप अगर बेटा एक बार चेक करोगे आपके स्टडी मटेरियल में, तो आपको एग्जैक्टली वहां पे यही वाले सारे शब्द देखने को मिल सकते हैं। यही वाले बेटा आपको सारे शब्द देखने को वहां पे मिल सकते हैं। यस, चलिए 1 मिनट रुकेंगे बेटा, 1 मिनट। चलिए ओके, एग्जैक्टली आपके स्टडी मटेरियल के ही सारे शब्द दिए बेटा, कुछ भी हमने एकदम कुछ चेंज नहीं किया है। एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, पेज नंबर 1.14 उज्जवल बोल रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे आगे। कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स द फंडामेंटल राइट सच एज राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट का मतलब होता है बेसिक राइट। क्या ये एक बेसिक राइट नहीं होना चाहिए सबका कि यार मैं मेरे हिसाब से काम कर सकूं, मेरे चॉइस का काम कर सकूं, मेरी चॉइस की चीजें खरीद सकूं? ये तो बेसिक फंडामेंटल राइट होना चाहिए सबका। और ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाता है आपका कैपिटलिज्म। इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करके रखता है। अच्छी बात है, इट प्रिजर्व्स द फंडामेंटल राइट और राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे लोगों को फ्रीडम है हर चीज में, ऑटोनॉमी है, आप आपके हिसाब से जो करना चाहे करो। सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। यस, नेक्स्ट, कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स men ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एंड punishes द imprudent एंड inefficient। ये बोल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही इस तरह से हमने डिजाइन की है कि जो लोग बेटा इनिशिएटिव लेंगे, खुद से होके बिजनेस करेंगे, जो लोग बेटा मेहनत करेंगे, अच्छे क्वालिटी के गुड्स बनाएंगे, अपने आप कस्टमर्स उनसे गुड्स खरीदने जाएंगे। तो अपने आप ऐसे जो लोग होंगे उनको अपने आप प्रॉफिट के रूप में रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इम्प्रूडेंट, इनएफिशिएंट होंगे, इनएफिशिएंट बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ा के आप बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बराबर से बिजनेस नहीं कर रहे, अच्छे क्वालिटी के गुड्स नहीं बना रहे हो, तो अपने आप कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे नहीं, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। ऐसी बात है। क्या समझ रहे हो बात को? बताइए फास्ट, है ना? आगे नेक्स्ट। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात आती है डीमेरिट्स। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है आपके, मतलब बुराइयां क्या है, लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बताओ आपके कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के। ओके सर, ओके, आइए देखते हैं क्या लिखा है सर, क्या लिखा है ये देखते हैं। बोलता है यहाँ पे ना वास्ट इकोनॉमिक इन इक्वालिटी एंड इनजस्टिस होता है।
सर ये क्या बात हुई? हाँ, आपकी जो इकोनॉमी है वो हैव्स एंड हैव नॉट्स में बट जाती है। एमसीक्यू आता है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी पीपल आर या द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स मतलब कौन होते हैं? पैसे वाले लोग, रिच लोग होते हैं हैव्स। एंड हैव नॉट्स मतलब क्या? जिनके पास पैसा नहीं है, पुअर लोग। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो क्या होता है, आपको बताता हूं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखो क्या होता है, बता रहा हूं आपको, सुनेंगे बात ध्यान से। भैया आपका ये एक कंज्यूमर है, ये है ए, इसका नाम है बेटा मिस्टर ए। और ये एक कंज्यूमर है आपका, इसका नाम है बेटा मिस्टर, ये एक कंज्यूमर है जिसका नाम है बेटा मिस्टर बी। आपका मिस्टर ए रिच आदमी है, आपका मिस्टर बी क्या है? पुअर आदमी है। मिस्टर ए बोलता है कि मुझे गुड एक्स की जरूरत है, कि गुड एक्स की जरूरत है। मिस्टर बी बोलता है कि मुझे गुड वाई की जरूरत है, प्लीज प्रोड्यूसर बना दो ना। अब जो प्रोड्यूसर होता है वो इन दोनों को देखता है। ये देखो प्रोड्यूसर की ये आंखें हैं, आंखें। प्रोड्यूसर जो है वो इन दोनों को देखता है, ध्यान से देखता है वो, है ना। वो इन दोनों को ध्यान से देखता है। प्रोड्यूसर बोलता है क्या? प्रोड्यूसर बोलता है यार अगर मैं इस मिस्टर ए की डिमांड को पूरी करूंगा ना तो मुझे ज्यादा पैसा मिल सकता है, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं, क्योंकि ये रिच आदमी है, ये तो ज्यादा पैसा दे पाएगा मुझे। लेकिन अगर मैं इस ये गुड वाई बनाऊंगा ना, अरे यार बेचारा पहले पुअर आदमी, ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगा, मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाऊंगा मैं गुड वाई में, है ना। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? इस गुड को बनाएगा ही नहीं, वो इस गुड को बनाएगा। ये फील आ रही है बातें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब क्या हो गया? सोसाइटी तो रिच लोग और पुअर लोगों में बढ़ चुकी है। सोसाइटी तो रिच, क्योंकि बेटा बताओ क्या, एक कहीं पे भी जैसे यूएसए में आप चले गए तो क्या वहां पे भी कोई गरीब आदमी होंगे ही नहीं क्या? ऑब्वियसली होगा ना गरीब आदमी भी, ऐसा थोड़ी ना है कि पुअर होते ही नहीं, वहां पे पुअर लोग भी होते हैं। लेकिन बोला ऐसा जा रहा है कि सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी इच्छाएं रिच लोगों की ही इच्छाएं पूरी की जाती है, पुअर लोगों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। अब क्या हो जाता है, ये दोनों, अब इनको बोलते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोलता है, बोला जाता है इसको, बोल रहे बताओ फास्ट, इसको बोला जाता है बेटा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? कि रिच और पुअर के बीच में फिर झगड़ा चालू हो जाता है। पुअर वाला बार बार बोलता है कि यार ये तो कंट्री अच्छी नहीं है, हमारी तो कोई इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही, आप तो हर बार रिच लोगों की ही इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, है ना। फिर रिच लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं पुअर लोगों को, उनको नीचा दिखाते हैं। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं यहाँ पे आपके, कहां पे बताइए? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी हैव्स एंड हैव नॉट्स में बढ़ जाती है। क्या फील आ रही है बताइए फास्ट? क्या बातें समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ, पुअर पीपल बी लाइक हमारी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, है ना अनुष्का जी, बिल्कुल आपने सही बोला है। चलिए आगे, आगे बढ़ू क्या, बताओ फास्ट। क्या आगे बढ़ू बताइए फास्ट? समझ में आ रही है ना बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मतलब क्या होता है कि यार चाहे आदमी रिच हो चाहे आदमी पुअर हो, उनको यार तुमको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का पार्ट होता है। पर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स गए तेल लेने, हमको क्या करना है भैया? हमको तो हमारे प्रॉफिट से मतलब है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉपर्टी राइट्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है एज कंपेयर टू ह्यूमन राइट्स। ये लिखा है यहाँ पे कि प्रॉपर्टी राइट्स को ज्यादा महत्व, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है कि लोग के पास, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खरीद सके। समझ रहे हो बात को? तो प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन, क्या बताइए फास्ट? प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सीधी सीधी बात है यार, है ना। आपका जो अमीर लोग होते हैं वही लोग बाद में खुद का बिजनेस कर पाएंगे, पुअर आदमी तो अपना बिजनेस भी चालू नहीं कर पाएगा। तो अपने आप क्या होता है, चूंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब क्या? पैसों के मामले में इनइक्वालिटी है।
कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो बेचारे जो गरीब लोग होंगे उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही नहीं, और रिच लोग ही ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे, वही लोग ज्यादा से ज्यादा और अमीर हो पाएंगे। यहाँ पे पूरी इकोनॉमी का एम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना, लोगों के वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ पे लोगों के वेलफेयर, लोगों के अच्छाई के बारे में कोई नहीं सोचता। वही गुड्स बनाए जाते हैं जिसमें लोगों को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। लोगों की अच्छाई के लिए कोई गुड्स की जरूरत है हम क्या करें, हमको बनाने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि एजुकेशन। अब जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको फ्री एजुकेशन नहीं दिखेगा। जैसे पुअर लोग होते हैं, एजुकेशन तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, एजुकेशन तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्री एजुकेशन कभी दिखेगा नहीं आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। वहां पे आपको एजुकेशन होगा तो एकदम हाई फीस चार्ज करेंगे उसके लिए। तो यार तुम तो पुअर पीपल को भी एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है, तो तुम उनकी अच्छाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए फ्री में दो ना। हाँ, ऐसा नहीं होता, बोलता ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ड्यू टू इनकम इन इक्वालिटी पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब देखो कितना जबरदस्त पॉइंट है, कितना ज्यादा जबरदस्त पॉइंट है। क्या बोल रहा है वो सुनना बात ध्यान से। बोलता है इनकम इनइक्वालिटी होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। क्या होता है? इनकम इनइक्वालिटी होता है? इनकम इनइक्वालिटी, हाँ इनकम इनइक्वालिटी होता है। कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं। अरे जो अमीर लोग हैं ना, अरे जो अमीर लोग हैं ना, तुम तो सिर्फ अमीर लोगों की ही इच्छाओं को पूरी करते हो। तुम जब डिमांड की बात करते हो, तुम इस डिमांड में सिर्फ इनकी ही तो डिमांड को कंसिडर कर रहे हो। तुमने इनकी डिमांड के हिसाब से ही तो प्रोडक्शन किया। तुम तो पुअर लोगों की डिमांड को कंसिडर भी नहीं करते। मतलब कि जो तुमको इकोनॉमी की डिमांड देखने को मिलती है, एक्चुअल में वो डिमांड रियल डिमांड नहीं है। क्योंकि रियल डिमांड तो ये पुअर लोगों की भी थी, पर तुमने उसको इज्जत नहीं दी। मतलब कि जो इकोनॉमी की डिमांड तुमको देखने को मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? रिच लोगों की होती है। पुअर लोगों की डिमांड को तो कोई इज्जत ही नहीं मिलती, कोई तवज्जो ही नहीं मिलता है ना। तो वही बोला, ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, क्या लिखा है? पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। क्या बात समझ में आ रही? बताइए फास्ट, क्या बात समझ में आ रही है? बोलो ना यार जल्दी से, यस और नो बताइए फास्ट। क्या बात समझ में आ रही? यस और नो। आगे नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन। बोलता है लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बेटा तू काम करेगा, लंबा काम करेगा तो तुमको सैलरी मिलेगी। हम चाहते ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम करो, प्रोडक्शन करके दो, हमको जो है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ज्यादा काम करवाया जाता है, ताकि हम क्या करें, कम से कम खर्चे में ज्यादा काम उनसे करवा सके। जिसकी वजह से लेबर लोग तंग आके स्ट्राइक करते हैं, लॉकआउट करते हैं, फैक्ट्री में बंद कर देते हैं, बोले अब हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा होती है ऐसे टाइप के इकोनॉमीज में। नेक्स्ट बोलता है हाँ, नेक्स्ट बोलता है बेटा, क्या देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंज्यूमर सॉवरेटी इज अ मिथ। अरे तुम जो कंज्यूमर सॉवरेटी की बातें कर रहे थे, वो एक्चुअल में एक मिथ है। मतलब रियलिटी में होता ही नहीं है कैपिटलिस्ट में। क्यों? अरे तुम जो पुअर कंज्यूमर्स थे, तुमने उनकी डिमांड को तो पूरी किया ही नहीं। तो काय का कंज्यूमर इज द किंग तुम बोल रहे थे बातें। कंज्यूमर सॉवरेटी एक मिथ होता है ना। हाँ, सिर्फ बोलने की बातें हैं, रियलिटी में होता नहीं, ऐसा बोल रहा है वो यहाँ पे। नेक्स्ट, देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब देखो एडवांटेज में क्या बोलता? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिसएडवांटेज में क्या बोलता? मिस एलोकेशन। बताओ, खतरनाक बात है। मतलब यार नहीं, तुम सोच लो तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो बोलता है एक नजर से ऑप्टिमम एलोकेशन होता है, एक नजर से मिस एलोकेशन भी होता है रिसोर्सेज का। तो बोले कैसे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो रहा है ना? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है? तो बोलता है देखो, इस टाइप के इकोनॉमी में सब लोग लग्जरी गुड्स बनाने के पीछे जाएंगे। जो गुड्स रिच लोग खरीदते हैं वैसे गुड्स ही ज्यादा बनेंगे।
और कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगे क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। मतलब तुमने तुम्हारे इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस लग्जरी गुड में ही वेस्ट कर डाले। अरे कंज्यूमर गुड्स भी तो इंपॉर्टेंट थे ना, जो बेसिक गुड्स होते हैं वो भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं, पर तुम तो सिर्फ कार, हाउस, ऐसी महंगी महंगी चीजें ही बना रहे हो सिर्फ। नेक्स्ट, लेस ऑफ मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर विल बी प्रोड्यूस। मेरिट गुड्स मतलब क्या? ऐसे गुड्स जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन गुड्स में तुमको प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि लोगों को बेसिक नीड होते हैं, वो बोलते हैं आपके मेरिट गुड्स। जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर। तो एजुकेशन हेल्थ केयर होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, लेकिन फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ये सारी चीजें नहीं होती। तुमको पढ़ाई करना है, ज्यादा फीस पे करो। हेल्थ केयर सर्विस चाहिए, ज्यादा हमारे फीस पे करो, ऐसा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देर इज इनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। अरे यार सर ये क्या बोल रहे हैं, पहले बोलते ऑप्टिमल एलोकेशन, फिर यहाँ पे बोलते हैं वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बोलता है यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा है। अरे कंपटीशन, कंपटीशन इतना ज्यादा है बेटा, कंपटीशन कि सब लोग दन दनादन दन दनादन दन दनादन एडवर्टाइजमेंट करेंगे, दन दनादन सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करेंगे। तो बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट में ही खर्चा हो जाता है। हद हो गई यार। सारी कंपनीज, सारे प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे बताओ, अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, ताकि लोग उनके पास से खरीदे। अरे यार क्या बात हो रही। तो एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया जाता है ऐसे टाइप के इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, है ना। मतलब क्या है, मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर। तो जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल है एक, फॉर एग्जांपल है कार, एग्जांपल ले लो, ठीक है। कार, कार एक प्रोडक्ट है, यस। अब क्या होगा, एक कंपनी है बेटा, कंपनी एबीसी। ये जो कंपनी है, कंपनी एबीसी, ये धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती है, धीरे धीरे ये कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है, इतनी क्या हो जाती है बताओ, पावरफुल हो जाती है, इतने पैसे वाली कंपनी बन जाती है धीरे धीरे, कि एक पॉइंट के बाद वो छुटपुट छुटपुट जो भी होंगे ना आपके सेलर्स, उनको मार्केट से बाहर निकाल देती है और आखिर में अकेली यही कंपनी बच जाती है। मतलब कार खरीदना है तो इस कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा तो ही कार मिलेगी। तो बोलता है कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है ना, वो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। हाँ क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी रोकने को नहीं है ना, गवर्नमेंट भी रोकने को नहीं है। मोनोपोली बनना अच्छी बात नहीं होती है किसी मार्केट में, है ना। तो यहाँ पे मोनोपोली बन सकती है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, excessive materialism as well as conspicuous and unethical consumption leads to environmental degradation। मटीरियलिज्म मतलब क्या? लोग यहाँ पे मटीरियलिस्टिक होते हैं, उनको ना, उनको इमोशंस की कुछ नहीं पड़ी, हमको भैया पैसा ज्यादा होना, सब पैसा पैसा पैसा। यहाँ पे लोग दूसरों को दिखाने के लिए धन धनाधन खर्चा करते हैं, कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन बोलते हैं उसको। अनएथिकल कंजम्पशन, आपको बस पैसा ज्यादा कमाना है, इसलिए तुम ऐसी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है एक आपके एनवायरमेंट में, पर मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा है तो करो पॉल्यूशन दंदनादन, और क्या। तो एनवायरमेंट डिग्रेड भी हो सकता है ऐसे टाइप के इकोनॉमीज में। ठीक है, क्या फील आएगा मुझे बताइए फास्ट। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ लिया है इसमें, बताइए जल्दी से फास्ट, हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। अब बात आती है सर, अब बात आती है क्या, है ना। अब बात आती है सर, अब बात आती है क्या, अब बात सर ये आती है कि हर इकोनॉमी में ना 4 टाइप के सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। हर इकोनॉमी में 4 टाइप के, रुको मैं आपको बताता हूँ वो चीज, एक मिनट। हाँ, चलिए, बोलता है हर इकोनॉमी में 4 टाइप के, या चलो इकोनॉमी में सबसे पहले बताता हूँ, क्या आपको पता है हर इकोनॉमी में क्या होता है? हमारे जो भी वहाँ के इकोनॉमी में जो क्या होते हैं बताओ फास्ट, जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जो पॉपुलेशन होती है इकोनॉमी की,
वो क्या करती है, क्या होती है बताओ? सबके अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, एक इकोनॉमी के भी अनलिमिटेड वांट्स होंगे, अलग अलग लोग हैं, सबकी इच्छाओं को पूरी करना है, तो हर एक इकोनॉमी में भी अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। लेकिन इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज आपको लगते हैं वो रिलेटिवली लिमिटेड होते हैं, वो रिलेटिवली लिमिटेड होते हैं हमारे क्या रिसोर्सेस। तो अब हर इकोनॉमी के सामने ऐसे चार सवाल आते हैं। क्या चार सवाल आते हैं? सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अरे हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। मैं पहले कौन सी चीज का प्रोडक्शन करूं? क्या मुझे कार ज्यादा बनानी चाहिए? क्या मुझे कपड़े ज्यादा बनाने चाहिए? क्या मुझे बटर ज्यादा बनाना चाहिए? क्या चीजें बनानी चाहिए? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, सारे वांट्स को सेटिस्फाई कभी नहीं कर पाऊंगा, तो पहले कौन सी चीज का प्रोडक्शन करूं इकोनॉमी में? ये इसको बोला जाता है, दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये क्या था? ये था पहला आपका सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, चलो चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कार बनाना है या मुझे कपड़े बनाने हैं। अब मैं ये डिसाइड करूंगा, अब मैं ये डिसाइड करूंगा बेटा कि ये कार, इन कपड़ों को मैं कैसे बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करूं? क्या मुझे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करना चाहिए या मुझे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करना चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या? ऐसा प्रोडक्शन जिसमें मशीनरीज ज्यादा यूज होती है। या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जिसमें लेबरर्स ज्यादा, वर्कर्स ज्यादा यूज होते हैं। तो किस तरह से प्रोडक्शन करूं? तो ये डिपेंड करेगा आपके इकोनॉमी में। अगर मशीनरीज आसानी से अवेलेबल होंगी, इनफ पैसा होगा, तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करो। अगर आपके इकोनॉमी में वर्कर्स आसानी से मिल जाते हैं, कम रेट में मिल जाते हैं, तो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करो, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कोई बता सकता है तीसरा क्या है? बताइए फास्ट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा आता है बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस है। हाँ, अरे हमारे कंट्री में तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, मैं पहले किसके लिए प्रोडक्शन करूं, पहले किसका वांट सेटिस्फाई करूं? फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीसरा हमको एक प्रॉब्लम आता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड चौथा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है बेटा, क्या बताइए? चौथा प्रॉब्लम होता है आपका व्हाट प्रोविजन, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, should be made for future economic growth। चलिए चौथा वाला क्या है वो समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। आपके बेटा आपके बेटा रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है। अगर आपने सारे रिसोर्सेज आज के आज, अभी के अभी खत्म कर दिए, तो बेटा तुम्हारे तुम्हारे बेटों का क्या? तुम्हारे जो बेटे होंगे, बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चे होंगे, उन लोगों का क्या? सारे रिसोर्सेस क्या आज ही खा जाओगे क्या तुम? सारे रिसोर्सेस आज ही खत्म कर दोगे? तो फिर फ्यूचर का क्या? मतलब कि फ्यूचर के लिए कितने रिसोर्सेस मुझे सेव करके रखने चाहिए मेरे फ्यूचर के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? क्या फील आ रही है बातें? ये चौथा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। ये फील आ रही बातें? बताइए फास्ट, है ना? यस। तो अब क्या होता है, हमने क्या बोला? ये हर एक टाइप के इकोनॉमी में ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो चाहे आपकी इकोनॉमी, चाहे चाहे आपकी इकोनॉमी हो बेटा क्या, चाहे आपकी इकोनॉमी हो कैपिटलिस्ट, चाहे आपकी इकोनॉमी हो सोशलिस्ट, चाहे आपकी इकोनॉमी हो मिक्स्ड, चाहे कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, हर टाइप के इकोनॉमी में
ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते ही आते हैं। इस समझ में आ रही बातें? तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पहले तीनों इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। हम देखो पहले क्या करेंगे, हम तीनों इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखेंगे, एंड देन आखिरी चीज देखेंगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैसे अपने इन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना। नेक्स्ट हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में पहले क्या देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एंड देन हम क्या देखेंगे, हम देन देखेंगे कि कैसे कैसे ये सोशलिस्ट इकोनॉमी अपने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एंड देन हम मिक्स्ड इकोनॉमी में भी ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में भी ये चार प्रॉब्लम होंगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड चौथा क्या था, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बताऊंगा वो कैसे लिंक करते हैं। चलिए सो अब देखेंगे तो अब देखेंगे बेटा, सबसे पहली बात देखेंगे डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। तो आ जाइए जल्दी से बुक में, प्लीज आपके बुक में आ जाइए जल्दी से। देखो सबसे पहला आएगा बेटा डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। आपको स्क्रीन हल्की सी स्क्रीन ब्लर दिख सकती है बट एकदम क्लियर है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सो डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, द एम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। तो एक काम करो ना, हमको क्या डिसाइड करना है कि क्या प्रोडक्शन करना चाहिए। एक काम करो, अरे कंज्यूमर्स जो जो चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कंज्यूमर्स की जो जो प्रेफरेंसेस है वो क्या करेंगे, कंज्यूमर्स अपने खर्चे से बता देंगे। जिन जिन चीजों पे कंज्यूमर खर्चा करने को रेडी है वही वाली चीजें बनाओ, क्योंकि हमको तो प्रॉफिट कमाने से मतलब है। जिन चीजों में कंज्यूमर खर्चा करेंगे उससे तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो वही चीजें बनाओ जिसमें आपके कंज्यूमर्स खर्चा करने को तैयार है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा अगला पॉइंट देखेंगे डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। अरे मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करूं या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करूं, तो बोलता है आप ना प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखना। मतलब क्या, ये सिंपल बात बोलता है, हमारा एम क्या है, फास्ट। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एम क्या होता है, मोटिव क्या होता है, बताइए फास्ट। हमारा क्या मोटिव होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, फास्ट बताइए क्या मोटिव होता है। हमारा मोटिव होता है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, बात खत्म। तो बोलता है अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन से तुम्हारा खर्चा कम आता होगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, अगर कैपिटल इंटेंसिव से तुम्हारा खर्चा कम आ रहा है तो फिर प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो एक काम करो ना, कंपेयर करके देख लो किसका ज्यादा है खर्चा, जिसका खर्चा कम होगा वो वाला मेथड चूज कर लेना। तो बोलता है द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस। समझा? तुमको समझ में आ रही है बात है, मुझे फील आ रहा है। नेक्स्ट डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस। पहले हमारे कंट्री में तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, मैं पहले कौन से लोगों की इच्छाओं को पूरी करूं, कौन से लोगों की इच्छाओं को पूरी करूं मैं पहले। तो बोलता है यहां पे सिंपल बात है, देखो देखो जिन जिन बंदों की इनकम ज्यादा होंगी उनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा होंगी। तो जिसकी जिसकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है पहले उनके लिए प्रोडक्शन करो, क्योंकि हमको तो प्रॉफिट कमाना है यहाँ पे। तो जिसकी जिसकी बाइंग कैपेसिटी, जिन जिन कंज्यूमर्स की बाइंग कैपेसिटी होंगी, चीजों को खरीदने की क्षमता होंगी उनके अंदर, इन लोगों की डिमांड को पहले पूरी करना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और बाइंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसकी ही बाइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ऐसा। नेक्स्ट एंड फाइनली डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब सोच के देखो, अब सोच के देखना एक बात, आप जो भी इनकम कमाते हैं, समझ लो आपने 100 रुपया कमाया, आप इस 100 रुपया क्या कर सकते हैं, या तो आप इस 100 रुपये को खर्चा कर देंगे जिसको बोलते हैं कंजम्पशन करना, या तो बेटा आप इन 100 रुपयों को सेव कर सकते हैं। फील आ रही है बातें? दो ही चीज कर पाऊंगा ना, या तो कंजम्पशन कर लूंगा, खर्चा कर दूंगा पैसा, या तो सेव करूंगा।
यहां पे बोलता है आप क्या रिसोर्सेस को फ्यूचर के लिए सेव करने की बातें ही हो रही है यहाँ पे, कि कितना सेविंग करूं, यही तो सवाल है कि मैं मेरे रिसोर्सेस को कितना सेव करूं, यही सवाल सॉल्व करना है हमको। तो बोलता है एक काम करो, बोलता है क्या बताइए फास्ट, बोलता है एक काम करो, अगर आपके इकोनॉमी में आप सेविंग्स जब करेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर पैसा डिपॉजिट करके आपको इंटरेस्ट रेट उस पर ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा सेविंग करो, अगर इंटरेस्ट रेट आपको इनकम कम मिलेंगी तो कम सेविंग करो। तो बोलता है हायर द इंटरेस्ट रेट हायर विल बी द सेविंग। आ रही बातें क्या बोल रहा हूं? अच्छा, हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पहले एक बार ये चीज बताई थी क्या, मैंने आपको बोला था कि ये पैसा आप जो सेविंग्स का पैसा जैसे बैंक में जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो इस बैंक से ही बाद में क्या होता है, इस बैंक से ही बाद में बिजनेसमैन पैसा लेते हैं लोन पे, बिजनेसमैन पैसा लेते हैं बेटा लोन पे, एंड इन पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो बोलता है कि देखो, एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा कब इन्वेस्ट करेगा, अगर बिजनेसमैन ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ने वाला है, ग्रेटर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होगा, तो हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में। मतलब सिंपल बातें हैं, हम कितना सेविंग करेंगे, तो बोलता है अगर आपके कंट्री में इकोनॉमी में सेविंग करने पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो इनकम मिलेगी, अगर वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा सेविंग करेंगे। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताना, अगर आप ज्यादा सेविंग करोगे तो क्या अपने आप इसका मतलब क्या है कि कम कंजम्पशन करोगे? अरे ये 100 रुपया जो इनकम है इसी को आपको कंज्यूम एंड सेव करना है, ज्यादा सेविंग करोगे तो कंजम्पशन कम होगा, कम सेविंग करोगे तो कंजम्पशन ज्यादा होगा। ऐसा क्या फील आया? हाँ समझ में आ रही बातें क्या बोल रहा हूं? यस। आगे, अब अगर आप इकोनॉमी में ज्यादा सेविंग करोगे तो बैंक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, है ना, अलग अलग ऐसे स्कीम्स के अंदर, फाइनेंशियल स्कीम्स के अंदर पैसा आएगा, क्योंकि लोग उन पैसों को वहां पे डिपॉजिट करेंगे, एंड इन जगहों से आपके बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बिजनेसमैन जो है क्या करते बताओ, वो यहां से पैसा उठाते हैं और उन पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो बोलता है अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कब करेगा, जब वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कम होगा तो कम इन्वेस्टमेंट करेगा। फील आ रही बातें? ये बातें बोला जा रहा है बस, है ना। चलिए, ओके, ओके, यस, चलिए, सो हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पूरा डिटेल में देख लिया, आगे बढ़े, प्लीज बताइए फास्ट। एमबी सर्स, वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बातें करेंगे जल्दी से। चलिए मुझे बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी करके हो सकता है, ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि भैया देखो, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा भी एक इकोनॉमी होता है जहां पे सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के ओनरशिप में होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हवा से आया होगा क्या? ऐसा हवा से नीचे पता एकदम ऐसे बुक गिरी और उस बुक में लिखा था कि देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा कुछ हो सकता है, ऐसा होगा क्या? क्या हवा से आएंगी चीजें अपने आप? ऐसा हवा से चीजें आएंगी क्या है? ऊपर से गिरेंगे आसमान से कि चलो सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा कुछ होना चाहिए, ऐसा होगा क्या बताओ फास्ट जल्दी से? ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? तो बोलते हैं दो बंदे थे, दो बंदे थे, एक का नाम था कार्ल मार्क्स
एंड दूसरे का नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। इन लोगों ने बेटा एक बुक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक ऐसी इकोनॉमी हो सकती है जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट के ओनरशिप में सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन होंगे। क्या फील आया? क्या फील आया बताइए फास्ट, जल्दी से। यस। चलिए आगे, आगे बढ़े। यस, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि बुक आई थी बेटा 1848 में, इस बुक के अंदर कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करेंगे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है बेटा? सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं एक इकोनॉमी के, मतलब जो जो रिसोर्सेज होते हैं एक इकोनॉमी के, उनका पूरा का पूरा ओनरशिप किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता। रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करे, किस तरह से रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए, मार्केट डिसाइड नहीं करता, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और गवर्नमेंट हमेशा इस तरीके से प्लानिंग करेगा, इस तरीके से रिसोर्सेस को यूज करेगा जिससे सबका वेलफेयर हो, सबके अच्छाई के लिए, उस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़े, प्लीज बताइए फास्ट, जल्दी से। क्या बातें समझ में आ रही? यस आगे। तो बोलता है नॉर्थ कोरिया, चाइना, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, ये भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के क्या है? एग्जाम्पल्स है। ये भी प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है। इन कंट्रीज में सोशलिस्ट इकोनॉमी के ज्यादातर फीचर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम इस इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के कमांड पे, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद प्लानिंग करता है कि कैसे रिसोर्सेस को यूज करने चाहिए, इसलिए इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। ठीक है, यस चलिए ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट बताइए फास्ट। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट बातें करेंगे। चलिए सो अब बात करेंगे आगे किस चीज की? अब आगे बात बेटा बातें करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं बेटा, यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होता है, मतलब क्या है? बोलता है देखो, जितने भी मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, एक्सेप्ट जो छुटमुट छुटपुट 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 फॉर्म्स, खेती बाड़ी का काम या छोटी मोटी ट्रेडिंग फर्म्स, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर सकते हैं इसमें काम। छुटपुट छुटपुट खेती बाड़ी का काम है ना, फार्मिंग का काम, ट्रेडिंग फर्म्स, छोटी मोटी दुकानें हैं, ये काम कर सकते हैं कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो बोलता है गवर्नमेंट के हाथ में वैसे तो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन छुटपुट छुटपुट काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें? मतलब गवर्नमेंट भी है थोड़ा सा, प्राइवेट है एकदम थोड़ा सा। तो बोलता है इसलिए कलेक्टिव ओनरशिप होता है यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। समझ में आ रही बातें, है ना? आगे यहां पे बोलते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे लोग प्रॉफिट मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रिसोर्सेस हैं हमारे कंट्री के, ये रिसोर्सेस तो सबके हैं, कलेक्टिव ओनरशिप है, सबके रिसोर्सेस, सिर्फ मेरे नहीं है, सबके हैं। तो इन रिसोर्सेस को हमको लोगों के अच्छाई के लिए यूज करना चाहिए, जिससे सबको फायदा मिले, सबको वेलफेयर मिले, ऐसा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग। यहाँ पे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट जो होता है आपका, इसको बोलेंगे क्या? गवर्नमेंट।
आपका गवर्नमेंट जो होता है वही सारी की सारी प्लानिंग करता है कि कैसे हम हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे होती है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर डिसाइड नहीं करता कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनने चाहिए, यहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि सबके अच्छाई के लिए कौन से गुड्स बनने चाहिए। तो गवर्नमेंट पहले डिसाइड करेगा कि देखो गुड ए और गुड बी ये दो गुड्स बनने चाहिए। अब कंज्यूमर चूज कर सकता है कि जो गवर्नमेंट ने बना दिए ना गुड्स, अब उसमें से तुम चूज करते बैठो कि तुमको कौन सा गुड चाहिए। लेकिन तुमको पहले पूछने नहीं आते हम लोग, तुमको पहले पूछने नहीं आते हम लोग कि तुमको क्या चाहिए है, गवर्नमेंट खुद सोचेगा सबके लिए ऐसा। तो देखते हैं द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन। विद इन दैट रेंज जो प्रोडक्शन प्लान करके कर लिया है, अब उसके अंदर चॉइस है तुम्हारे पास, लेकिन तुमको पहले पूछा नहीं जाता कि कौन से गुड्स बनाए। दैट इज वाई देयर इज एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। ठीक है आगे नेक्स्ट। हाँ बेटा कर दूंगा मैं, बेटा अपलोड कर दूंगा, ठीक है रुशित। आगे नेक्स्ट। कल ये बेटा क्विज, कल है क्विज, कल इस पे क्विज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर बहुत ज्यादा गरीब लोग होते ही नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब एक लेवल के होते हैं। तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ आर नैरोड डाउन, मतलब ये जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में अमीर गरीब के, वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना इकट्ठा कर पाए, अक्यूमुलेट कर पाए। आपको बड़ा बिजनेस करने ही नहीं देंगे तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे ही कैसे, ऐसा समझ रहे हो। तो यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस इसका क्या मतलब है बताइए। यहाँ पे हम कौन से गुड्स सर्विसेज बनाए, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या होना चाहिए, उसके लिए मार्केट के डिमांड सप्लाई फोर्सेस को कुछ भी इज्जत नहीं दी जाती। हम क्या करते भैया, हम तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करना है, प्लानिंग करता है गवर्नमेंट, खुद प्लानिंग करता है। गवर्नमेंट उसका प्राइस खुद डिसाइड करता है, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। एमसीक्यू बहुत बार एमसीक्यू आया है कि एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस क्या होता है, बहुत बार एमसीक्यू आया इसके ऊपर, ठीक है। बहुत बार एमसीक्यू आया बेटा इसके अंदर। क्या आया एमसीक्यू कि एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का मतलब क्या होता है। तो बोलते हैं प्राइसेस विच आर सेट बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट है ना, जो प्राइसेस एक्सटर्नल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट डिसाइड करता है उसे एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्केट प्राइसेस पे नहीं जाते, गवर्नमेंट प्राइसेस डिसाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। कितना चिल्टू बात है। अरे जब गवर्नमेंट ही मेन बिजनेस जो है आपका गवर्नमेंट करता है मेन बिजनेस, तो वही सोल एंटरप्रेन्योर है, अकेला बिजनेस करने वाला है, तो कंपटीशन की बात ही कहां से आएंगी, ऐसा समझा बातें। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है बेटा मेरिट्स देखेंगे जल्दी से। मेरिट्स मेरिट्स क्या बोला जाता है देखो। मेरिट्स बोलता है यहाँ पे देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, है ना। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस मेंटेन्ड होता है, ऐसा भेदभाव नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे रैपिड एंड बैलेंस वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही सारी चीजें प्लान्ड मैनर में कर रही है, तो इसलिए फास्ट वे में एंड बैलेंस्ड वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें प्लानिंग से हो रही है, इसके वजह से ही आप और अच्छी तरीके से देयर इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जितने भी वेस्ट हो सकते थे रिसोर्सेस को, उनको अवॉइड किया जाता है कि रिसोर्सेस का वेस्ट नहीं होना चाहिए। आगे नेक्स्ट सिंस कंपटीशन इज एब्सेंट, कंपटीशन है ही नहीं तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है।
मतलब कि एडवर्टीजमेंट पे कुछ भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। जब कंपटीशन होता है तब हम ऐड करते ना कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ। जब कंपटीशन ही नहीं है, जब कंपटीशन ही नहीं है तो फिर काहे का एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड। अनएम्प्लॉयमेंट इज, बताओ फास्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज। यहाँ पे सबको राइट टू वर्क होता है, राइट टू वर्क गारंटी होती है गवर्नमेंट की, तुमको तुमको काम, कुछ ना कुछ काम तो देंगे ही देंगे, बेरोजगार नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ काम तो तुमको देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे चूंकि अमीर गरीब जैसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, क्लास वॉर होता ही नहीं। सब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट कॉपरेट करके चलते हैं। अरे तू भी अमीर नहीं मैं भी अमीर नहीं, अरे साथ साथ चलो, कॉपरेट करके चलो, ऐसी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सोशलिज्म एंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको यहाँ पे काम जरूर मिलेगा ही मिलेगा, एंड आपका एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मोनोपोलीज फॉर्म करने ही नहीं देते। अरे गवर्नमेंट किसी को काम ही करने नहीं दे रहा तो मोनोपोली कहां से बनेगी। तो एक्सप्लॉयटेशन किसी भी प्रकार का लेबरर्स एंड कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं चलता यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, क्योंकि मेजरली गवर्नमेंट ही इनको काम देती है, तो गवर्नमेंट तो वेलफेयर के लिए काम कर रही है ना यहाँ पे सबके। एंड फाइनली, देयर इज प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी। सिटीजन्स फील सिक्योर। क्यों सिक्योर फील करते सिटीजन्स? उनको मालूम है मैं काम करूं या ना करूं, अच्छा काम करूं या ना करूं, राइट टू वर्क तो है ही मेरे पास, गवर्नमेंट मुझे कुछ ना कुछ काम तो देगा ही, एक मिनिमम इनकम तो मैं हर महीने कमाऊंगा ही कमाऊंगा। इसलिए लोग यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं कि भैया हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा तो कुछ होगा नहीं कभी, क्योंकि गवर्नमेंट बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे बेटा आगे, अगला देखेंगे फास्ट। डीमेरिट्स देखेंगे किसका, डीमेरिट्स फास्ट। डीमेरिट्स किसके देख रहे हैं अपन, आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट्स। बोलता है यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट का काम है तो ब्यूरोक्रेसी, इनएफिशिएंसी, आराम का काम, आराम आराम से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, टाइम लग रहा है डिसीजंस में। कोई भी छोटा सा छोटा काम करना है तो ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या, अननेसेसरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता। कोई भी काम करना है तो बोलते हैं पहले ये वाली खिड़की पे जाओ, फिर वो खिड़की पे बोला तो बोले 10 नंबर की खिड़की पे जाओ, वहां पे गए तो बोले 15 नंबर की खिड़की पे जाओ। मतलब क्या है, अननेसेसरी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है कोई भी आपको काम करना है तो। इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है, हर काम डिसीजन लेने में डिले होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का सरकारी काम। बोलता है यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत होता है, ऑब्वियसली बात है करप्शन होगा, गवर्नमेंट तो करप्शन होगा कहीं ना कहीं। रेड टेपिज्म मतलब वही अननेसेसरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है हर चीज में। अच्छा, जो लोग गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके जो जो लोग फेवरेट होंगे, उनके पहचान के लोग होंगे, उनका काम पहले किया जाता है। समझ रहे हो बात को, ऐसा सब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एज देयर इज स्टेट ओनरशिप ऑफ मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपके इंडिविजुअल्स के फ्रीडम फ्रीडम दिया था इंडिविजुअल्स को, तुमको जो करना करो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। क्यों? हम तुमको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने नहीं देंगे, सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होंगी। सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट सच एज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये भी तो एक बेसिक राइट है ना कि मैं मेरे हिसाब से चीजें खरीद सकूं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खरीद सकूं। तुम तो खरीदने ही नहीं दे रहे मेरे मुझे यहाँ पे, डिसएडवांटेज, डीमेरिट। नेक्स्ट, इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अरे तुमने एक छोटी सी दुकान खोली, तुम बहुत मेहनत कर रहे थे रोज जाके, तुमने बहुत मेहनत किया, बहुत कस्टमर्स तुमने किए, पर एक पॉइंट के बाद तुम्हारे बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्यों नहीं कर पाओगे? गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगा। तुम ज्यादा रिसोर्सेस खरीद नहीं सकते अपने नाम से, तो कहां से ज्यादा हार्डवर्क करके कहां से प्रॉफिट कमा पाओगे ज्यादा। नेक्स्ट, अब बात ध्यान से सुनना, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को कितने प्राइसेस पे बेचना चाहिए ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है, जिसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है इन चीजों को, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। अब गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करता प्राइसेस को चीजों के?
वेलफेयर के हिसाब से लोगों के लिए क्या अच्छा रहेगा प्राइस वो रख दो। अरे वो गुड बनाने के लिए, वो सर्विस बनाने के कितना खर्चा लगा वो सब छोड़ो, लोगों की अच्छाई के लिए क्या प्राइस होना चाहिए रख दो। अरे मतलब कोई प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं है, कुछ कॉस्ट कैलकुलेट किया, थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें ऐड किया है, ये सब चीज नहीं करते तुम्हें, अपने मन से अंधाधुंध जो प्राइस अच्छी लग रही रख दो, ऐसा होता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे स्टेट मोनोपोलीज। हाँ यही तो प्रॉब्लम है ना अमित रावत, कि तुम क्या करते हो, कुछ बच्चे बीच से जुड़ते हैं क्लास में, फिर यहाँ पे आके दन दनादन ज्ञान देते हैं। मैंने जब बोला ना कि यहाँ पे तुमको ज्यादा बड़े बनने नहीं देंगे, तो बोलते सर चाइना में तो है अली बाबा, चाइना में तो अली बाबा है। तो मैंने आपको वही तो चीजें बोला बेटा, अली बाबा एक बहुत बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है ना। मैं वही चीज बोला कि चाइना भी प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है, वहां पे सोशलिज्म के ज्यादातर फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम उसको चाइना को यहाँ पे एग्जाम्पल में लेते हैं। ये फील आ रहा है अभी बातों का मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले ही बता दिया ये चीज मैंने आपको। चलिए, हाँ बीच से उनको एकदम से याद आता रहे, तो पूरा तो देखो लेक्चर, ठीक है चलो वेरी गुड। ओके नेक्स्ट आओ इधर। बोलता है स्टेट मोनोपोलीज समटाइम्स बिकम अनकंट्रोलेबल। अरे भाई साहब, यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही अकेला बिजनेसमैन है, सारी चीजें सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ही कर रहा। अब गवर्नमेंट का तो काम आपको मालूम है, आराम का काम है, और वहां पे लॉसेस फिर बहुत ज्यादा होना चालू हो जाते हैं, बाद में एक पॉइंट के बाद उनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बोल रहे हैं। नेक्स्ट, लॉसेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप लोगों के वेलफेयर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाते जा रहे हो, इसलिए। नेक्स्ट, यहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा, स्टेट मतलब क्या, गवर्नमेंट, स्टेट मतलब क्या, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट, है ना, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा वही चीजें आपको खरीदनी ही पड़ेगी, ऐसा। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर लेबरर्स ज्यादा मेहनत करेंगे तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दो दोस्त हैं, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, मिस्टर बी एकदम निकम्मा है, एकदम आराम आराम से काम कर रहा है, लेकिन मिस्टर ए बहुत मेहनत से कर रहा है, फिर भी दोनों को सेम इनकम मिलती है। तो मिस्टर ए को लगता अरे यार इतनी मेहनत किया तो भी पैसा उतना ही मिला, तो इससे बोलते जान दो भैया क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की, नॉर्मल नॉर्मल चलने दो। एंड फाइनली ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? आखिरी पॉइंट बेटा ये है कि दिस द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल। आपको ऐसा एमसीक्यू आता है कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल, या विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज अ मिथ। रियल लाइफ में ऐसा एग्जैक्ट मिलना बहुत मुश्किल है, इसका आंसर होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसा आपको देखने को मिलता है नहीं कि सारी चीजें गवर्नमेंट के ही हाथ में, कुछ भी प्राइवेट इंडिविजुअल को अलाउड नहीं है, ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक मिथ है। ये समझ में आ रही बात है? क्या बात समझ में आ रही है? ये एमसीक्यू आता है। तो चाइना वगैरह क्या है, वहां पे आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी के ज्यादातर फीचर्स देखने को मिलते हैं। फाइनली बेटा आखिरी चीज जो है, एक बच्ची इसमें देख लेते हैं, सॉल्विंग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या अब आपके सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कितना प्रोविजन रखे, ये सारी की सारी चीजें आपका सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मतलब कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है। गवर्नमेंट के हिसाब से सारी चीजें होती हैं, खत्म। इतना ही है सोशलिस्ट इकोनॉमी। यस, आइए दोस्तों मिक्स इकोनॉमी की बातें करेंगे। मिक्स इकोनॉमी में बेटा क्या होता है देखेंगे फास्ट। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, ये बोलता है दिस इज खिचड़ी, है ना। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, खिचड़ी होती है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेनिफिट्स हैं, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अच्छे अच्छे मेरिट्स हैं, एंड जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अच्छे अच्छे मेरिट्स है, एडवांटेजेस है, उनको मिला के हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया। हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैसे चलती है,
बोलते हैं हम प्राइस मैकेनिज्म से चलती है, मार्केट फोर्सेस से प्राइसेस डिसाइड होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने बोला था कि सारी चीजें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट करता है सारी की सारी चीजें। तो मिक्स्ड इकोनॉमी बोलता है हम जो है हम जो है प्राइस मैकेनिज्म भी यूज करेंगे एंड हम गवर्नमेंट प्लानिंग भी करेंगी। ओ, दोनों चीजें होती है मिक्स्ड में, दोनों चीजें होती है मिक्स में। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट्स एंड गवर्नमेंट्स फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या, वो चार चार क्वेश्चन नहीं थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ मच, है ना, हाउ मच प्रोविजन शुड बी मेड इन फ्यूचर। ये जो बातें थी, ये जो प्रॉब्लम्स थी, इसको कैसे सॉल्व करेगा आपका मिक्स इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, बोलता है प्राइस मैकेनिज्म भी यूज करेगा, सेंट्रल प्लानिंग भी यूज करेगा। ओ दोनों, हाँ, हमारा सोशलिस्ट क्या करता था, सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रल प्लानिंग यूज करता था, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें यूज होगी। यस और नो बताइए फास्ट, क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो बताइए फास्ट जल्दी से। ओके, जैसे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स आपके रिसोर्सेस को खरीद सकते थे, है ना, मींस ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेट इंडिविजुअल्स खरीद सकते थे। लेकिन सोशलिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होती थी रिसोर्सेस की। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी जो काम चाहे करो एंड गवर्नमेंट भी जो काम चाहे कर सकते, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता मिक्स्ड इकोनॉमी में। क्या बात समझ में आ रही है, यस और नो, है ना। सो देखेंगे इंडिया, आइसलैंड, स्वीडन, ये एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी के, है ना। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को जो तुमको काम करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तुम पे निगरानी रखेगा, रेगुलेशन करके रखेगा तुम्हारे ऊपर कि तुमने कुछ गलत काम किया तो फटके भी पड़ेंगे। हाँ बेटा, ये क्विज जुलाई एंड नवंबर दोनों बच्चों के लिए, जुलाई वाला भी देख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब इसकी बात करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करेंगे कि मिक्स इकोनॉमी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जल्दी से देखेंगे। यहाँ पे बेटा होता है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेस कर सकता, पब्लिक सेक्टर भी बिजनेस कर सकता। तो यहाँ पे को एग्जिस्टेंस, दोनों सेक्टर होते हैं, प्राइवेट भी पब्लिक भी, पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे तीन तरह की बेटा इंडस्ट्रीज होती है, एक होता है प्योरली प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि ऐसा इंडस्ट्री जो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, जिसमें उनका एकमात्र मोटिव होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है सेल्फ इंटरेस्ट, मैं कैसे पैसे ज्यादा कमा सकता हूं, हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, प्राइवेट सेक्टर का यही मोटिव होता है। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है जो करना है करो, लेकिन हम तुम पे निगरानी रखेंगे, रेगुलेशन रखेंगे। तो रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट इन पे होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सेक्टर। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो वैसे तो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन लोगों को वो देने जरूरी होती है। कुछ ऐसे जैसे डिफेंस, है ना, मिलिट्री, आप समझिए मिलिट्री। अब मिलिट्री में कोई ऐसा होता क्या, मिलिट्री क्यों होती है बताओ, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के सुरक्षा के लिए मिलिट्री होता है। तो ये कोई प्राइवेट सेक्टर करेगा क्या मिलिट्री का काम, उनको कोई प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा इसमें। तो बोलता है ये सारी चीजों में फिर पब्लिक सेक्टर को आना पड़ता है, गवर्नमेंट को आना पड़ता है ना। तो वो फिर वो ये सारी चीजें करते हैं, है ना। रेलवेज, रेलवेज भी आपको पता है लॉस में चलती है वैसे भी, है ना, वो चार्ज करते हैं लेकिन फिर भी लॉसेस में चले, बहुत ज्यादा पैसा लगता है रेलवे सेक्टर में, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि ये प्राइवेट सेक्टर नहीं दे पाएगा, तो हमको लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ चीजें देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, वो आपका प्योरली पब्लिक सेक्टर कहलाता है। एंड फाइनली आपका आता है बेटा कंबाइंड सेक्टर, ऐसा सेक्टर, ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा कोई कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का भी ओनरशिप है एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी ओनरशिप है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिल मिल के काम करते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल्दी से बेटा नेक्स्ट देखेंगे, फास्ट फास्टम फास्ट अगला पॉइंट देखेंगे प्लीज। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, हाँ चलो ओके, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे बेटा मेरिट्स की, ठीक है। मेरिट्स मतलब क्या, एडवांटेजेस क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बोलता है यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सबको इकोनॉमिक फ्रीडम है, जो करना है करो भैया, तुम तुम्हारे हिसाब से
तुम तुम्हारे हिसाब से क्या कर सकते हो बताओ, तुम तुम्हारे हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट रिसोर्सेज खरीद सकते हो, कोई रुकावटें नहीं है। बोलता है यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म भी यूज होता है ना। तो प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन फोर्सेस द ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर इन एफिशिएंट डिसीजंस एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन। क्या होता है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपटीशन होता है, घमासान कंपटीशन होता है यहाँ पे भी। तो सब लोग चाहेंगे कि मेरे पास ही कस्टमर्स आने चाहिए, तो सब चाहेंगे कि मैं मेरा प्रोडक्शन एफिशिएंट वे में कैसे कर सकता हूं, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकता हूं। और एफिशिएंट अगर आप प्रोडक्शन करेंगे मतलब क्या है कि आप आपके इकोनॉमी के रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज करेंगे। क्या फील आ रही है बातें, बात बताइए फास्ट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 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 देखेंगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट देखेंगे कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर सॉवरेटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना। तो यहां पे भी कंज्यूमर सॉवरेटी होते हैं। कंज्यूमर सॉवरेटी मतलब क्या, कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर को जो जो गुड्स सर्विसेज चाहिए होंगी वही गुड्स एंड सर्विसेज आपके कौन बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। कंज्यूमर सॉवरेटी कहां नहीं होती, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। वहां पे गवर्नमेंट जो बोलता है वही गुड्स आपको खरीदने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस है। जो गुड्स तुमको चाहिए वो खरीदो, तुम बोलो प्रोड्यूसर्स को कि हमको ये चीजें चाहिए तो आपके लिए गुड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर आप इनोवेशन करेंगे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करेंगे आपके बिजनेस में, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने का परमिशन दिया है, इसलिए तो प्रॉफिट ज्यादा कमा पा रहे हो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। अगर आपने रिस्क उठाया बिजनेस करने का, अगर बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी है। तो बोलता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई रुकावट लगाता ही नहीं, अगर आप रिस्क उठाने को तैयार हो, बिजनेस करने को तैयार हो, तो आप प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकते हो। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म तो है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी तो प्लानिंग कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग का भी तो बेनिफिट मिलेगा हमें। पहले से ही गवर्नमेंट कुछ रिसोर्सेज का प्लानिंग करके रखेगा कि इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी मिलता था, लेकिन ये बेनिफिट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं मिलता था, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग होती ही नहीं, गवर्नमेंट प्लानिंग करता ही नहीं कैपिटलिस्ट में। यस, मतलब कि ये किसका अच्छा पॉइंट है, ये सोशलिस्ट का अच्छा पॉइंट है जो मिक्स्ड इकोनॉमी ने अपनाया है। ऊपर वाला ये जो पॉइंट है ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता था, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अच्छी बात है जो मिक्स्ड इकोनॉमी ने अपनाई है। फील आ रही है बातें, यस और नो, क्या बात समझ में आ रही बताइए फास्ट। ओके, बस 10 मिनट में क्विज चालू हो रहा है बेटा। नेक्स्ट, कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बोलता है यहाँ पे, जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हैव्स एंड हैव नॉट्स में बढ़ जाती है इकोनॉमी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट आपको एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाता है, सो देयर इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस फ्रॉम कट थ्रोट कंपटीशन आर अवर्टेड। अवर्टेड मतलब क्या, हम बच जाते हैं कट थ्रोट कंपटीशन के डिसएडवांटेजेस से। क्या होते हैं, हम बचते हैं, है ना, हमको बचाया जाता है, अवॉइड किया जाता है। इसको कैसे अवॉइड किया जाता है, गवर्नमेंट अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाते हैं जिसके वजह से आप, क्या होता है जब बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ ये सोचते हैं मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़े, अरे एनवायरमेंट के साथ जो भी होने तो मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, तुम कंपटीशन के चक्कर में एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज बना कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। तुम ज्यादा कंपटीशन के चक्कर में लेबरर से ज्यादा काम करवा रहे हो, चलेगा नहीं, लेबर लॉज बना के रखे हैं गवर्नमेंट ने। क्या फील आ रही है बातें कि कंपटीशन के जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसे क्या किया जाता है, उसे क्या किया जाता है बताओ ना फास्ट जल्दी से, उसे क्या किया, अवॉइड या अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट, तो हमारे मेरिट्स हो चुके हैं फाइनली। अब हम बात करेंगे बेटा जल्दी से, लास्ट चीज है बेटा, लास्ट डीमेरिट्स की बातें करेंगे एंड एमसीक्यू क्विज चालू कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से। रुकना राजा, चलो ठीक है। डीमेरिट्स देखेंगे, एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट। बहुत बार गवर्नमेंट रेगुलेशन के चक्कर में बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चालू कर देता है। अरे
तुमको सिर्फ निगरानी रखना था, तुम तो जबरदस्ती ज्यादा की लॉ बना दी तुमने। ऐसा बहुत बार हो जाता है कहीं कहीं। बोलता है एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट, इसके वजह से प्राइवेट सेक्टर को लगता है अरे यार हमको तो इतना ज्यादा लॉ फॉलो करना पड़ रहा है, ऐसा भी मत करो यार एकदम ऐसा। तो ये एक डीमेरिट भी हो सकता है मिक्स इकोनॉमी का। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट प्लानिंग तो कर रहा है, जैसे हमारे साथ होता है ना, हम भी तो प्लानिंग करते हैं। अरे सर आज तो मैं फोड़ डालूंगा सर, आज मैं ना 10 घंटे का प्लान बनाया है, आज मैं सर 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। लेकिन जब इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन की बातें आती है तो बाद में पता चलता है कि सर हमने तो घर पे सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ाई की। ओ मतलब कि प्लानिंग जबरदस्त करते हैं, प्लानिंग जबरदस्त करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस की वजह से एफिशिएंसी कम होती है। बहुत बार गवर्नमेंट क्या करता है यहाँ पे, बहुत बार ये देखो चिराग बेटा प्लीज मत भेजा करो यार ऐसा, वो 20 रुपए भेजा मत करो बेटा ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से। यहाँ पे गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो क्या करता है बताओ फास्ट, वो टैक्सेस लेवी करता है, बहुत बार हाई टैक्स लगा देता है यार। जैसे आपको तो पता है इंडिया में इनकम टैक्स का भी रेट ज्यादा है, जीएसटी भी देना पड़ता है चीजों में, है ना, तो बस टैक्स ही टैक्स भरते रहो। अच्छा गवर्नमेंट आ गया तो करप्शन भ्रष्टाचार तो आएगा ही। गलत वैसे काम करना है ना, भ्रष्टाचार, पैसा घूस खिलाना गवर्नमेंट उनको कि काम जल्दी करवाओ, तो करप्शन होता है यहाँ पे अनड्यू डिलेस जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, है ना, अननेसेसरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सरकारी काम कोई भी करवाना है तो अनड्यू डिलेस, बहुत टाइम लगता है काम करवाने में ऐसा। देन बोलता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, बोलता है गवर्नमेंट कंपनी होती तो है लेकिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, दन दनादन लॉसेस में जाती है, और जब इतने ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं बाद में इस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की नौबत आ जाती है, ऐसा बोलना चाह रहा है। बोलता है यहां पे इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, है ना। इट इज क्या बताइए फास्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, देखो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है लेकिन उन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फाइनली बोलता है बहुत बार ऐसा हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है कि बाद में प्राइवेट सेक्टर को आप रोक नहीं पाते, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो जिसके वजह से बहुत बार प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है। तो बोलता है गवर्नमेंट अगर लॉज बनाता है पर अगर गवर्नमेंट के लॉज कम पड़ गए कभी तो प्राइवेट सेक्टर क्या डिसप्रोपोर्शनेटली अगर बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा तो मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है, जो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। जब मोनोपोली आती है तो सिंगल सेलर हो जाता है मार्केट में, वो अपने हिसाब से प्राइसेस रखेगा चीजों का, ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा लोगों से, इसलिए मोनोपोली क्रिएट होना अच्छी बात नहीं होती है। तो बोल रहा है अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स नहीं ले पाया तो प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली क्रिएट हो सकते हैं। सब फील आ रही बातें बताओ फास्ट। हाँ किरण बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, वो डिपेंड करेगा, पर जनरली मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो करना ज्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का पूरा 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 रिवीजन हो चुका है। यस तो गाइज आई होप कि आप सबको हमारे इस लेक्चर में काफी ज्यादा मजा आया होगा। जरूर बेटा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है हमारा ये सेशन। एंड हमारा दोस्तों लक्ष्य 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप एमबी सर कोड को यूज कर सकते हैं। 22 दिसंबर से ही बेटा बैच स्टार्ट हुआ है, अभी भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे एजुकेटर्स के आपको नोट्स इस बैच में ही आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते बेटा यहाँ पे आप चाहें तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एमबी सर कोड लगाना ना भूले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स सो मच गाइज, बाय बाय एंड गुड नाइट।